नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। देश के सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 शो शंकराद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। जो धर्म आस्था का विषय है, लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है, जिसके नाम पर चंद लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए लोगों को भड़काने का काम करते हैं, सियासत करते हैं, तो कभी लोगों की जान लेने से भी गुरेज नहीं करते। आज हम बात करेंगे इसी अधर्म की। तो शुरुआत करते हैं यूपी के सीतापुर से, जहां एक महंत ने खुलेआम मुस्लिमों के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया और अधर्म वाली सोच को आगे बढ़ाने का काम किया है। कोई एक हिंदू लड़की तुमने छेड़ी तो मैं खुलेआम तुम्हारे घर से महंत के चोले में शख्स के एक एक बोल नफरती। उन्मादी हैं, फसादी। एक एक बोल से साफ है कि महंत का चोला पहने इस शख्स का धर्म से कोई वास्ता नहीं। असल में ये शख्स अपराधी है जिस सुगरवाड़े में 28 लाख रुपए इकट्ठा है, जो अपनी बोली से भीड़ को भड़का रहा है, एक धर्म को दूसरे धर्म वालों से लड़ा रहा है। महिलाओं को लेकर इस शख्स का एक एक शब्द शर्मनाक है और ऐसे बोल के पीछे इसका दिमागी उत्पात है। सीतापुर के खैरागढ़ का यह वीडियो 2 अप्रैल का है, जिसमें महंत बजरंग मुनि नाम के शख्स ने लोगों को उकसाया, मस्जिद के ठीक सामने मौजूद भीड़ को भड़काया। महंत का यह वीडियो सोशल मीडिया पर छाया तो खुलेआम महिलाओं को रेप की धमकी देने वाले महंत पर बवाल हुआ। नफरत का जहर फैलाने वाले महंत की गिरफ्तारी को लेकर सवाल हुआ तो खुद महंत बजरंग मुनि दास ने सामने आकर सफाई दी। राजस्थान के करौली की घटना का जिक्र कर हिंदुओं की रक्षा की दुहाई दी। उस दिन हमारी कैलाश यात्रा निकल रही थी। ये लोग पत्थर लेके और डंडे लेके अपने छतों के ऊपर धीरे धीरे चढ़ रहे थे और करौली जैसी घटना के लिए जो है प्रयासरत थे। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने शासन और प्रशासन का कि उनकी सजगता के कारण ऐसी घटना नहीं घटित हो सकी। ऐसी घटना जब प्रशासन और के सजगता के कारण नहीं हो पाई तो गंदी गंदी गालियां देना चालू कर दिए। तो हम लोग यही बोले कि देखिए, आप ऐसा करेंगे तो कोई अपसहन शक्ति किसी के पास रह नहीं जाएगी। मैं बहुत प्यार से तुमको समझा दे रहा हूँ। उधर मुस्लिम धर्मगुरु महंत के जहरीले बोल पर सवाल उठा रहे हैं। प्रशासन से आरोपी महंत पर गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। योगी सरकार से महंत बजरंग मुनि की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने की बात की जा रही है। हम माननीय श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अपील करेंगे कि इसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे सूबा यूपी के जो है माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं और उससे जो है हमारी सरकार की बदनामगी है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करेंगे कि जहां बुलडोज़र जो है अपराधियों के खिलाफ बाबा जी का बुलडोज़र चलता है, तो इनके खिलाफ भी जो है बाबा जी का बुलडोज़र चलना चाहिए। महंत के इस भड़काऊ बोल पर सियासत भी भड़की हुई है। विपक्षी पार्टियां इस वीडियो के बहाने सरकार से सवाल उठा रही हैं। ऐसे बयान देने वालों पर कार्रवाई को लेकर सवाल पूछ रही हैं। ये बयान जैसा वीडियो में है, मैंने पूरा सुना है। नफरत, घृणा और हिंसा उकसाने वाला इतना गंदा बयान मैंने कई सालों में नहीं सुना। इस मुल्क में बेरोजगारी चरम पे हो, महंगाई का कोई और छोर ना हो, उस मुल्क की प्राथमिकताओं में देखिए किस तरह की टिप्पणियां आ रही, अश्लील अशोभनीय टिप्पणियां। ये संविधान सम्मत मुल्क। मुझे लगता है ऐसे लोगों को अरेस्ट करना जरूरी है और इनको एक एग्जाम्पल बनाना जरूरी है, क्योंकि ये समाज में गंदगी फैला रहे हैं और अपने सो कॉल्ड गॉडमैन होने का फायदा उठा रहे हैं। सीतापुर के वीडियो पर हंगामे और सियासी शोर के बीच यूपी पुलिस भी एक्शन में आ गई। भड़काऊ बयान को लेकर पुलिस ने केस दर्ज किया है। साथ ही क्षेत्राधिकारी नगर को मामले की जांच और जल्दी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। आरोपी महंत पर कार्रवाई के भरोसे के बीच महंत के वायरल वीडियो को लेकर तमाम सवाल हो रहे हैं कि कैसे खुलेआम इस शख्स ने लोगों को भड़काया, खुलेआम महिलाओं को रेप की धमकी दी,
और सवाल उन लोगों पर भी है जिन्होंने इस शख्स का विरोध करने के बजाय नारे लगाकर मामले को और भड़काया। एक धर्म के लोगों के खिलाफ दूसरे धर्म को उकसाया। ये खतरनाक सोच और इस खतरनाक सोच को आगे बढ़ाया। आज तक ब्यूरो। हिंदुस्तान में महंत को लेकर बहुत आस्था रहती है, लेकिन इस तरह के शख्स जो घटिया मानसिकता रखते हों, इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिस तरह की बयानबाजी इसकी ओर से की गई है। आगे बढ़ते हुए बात एक और अधर्म की करेंगे, जहां आतंकी संगठन धर्म के नाम पर दहशतगर्दी का खूनी खेल खेलते हैं। गोरखनाथ मंदिर पर हमले में हनी ट्रैप कनेक्शन सामने आया है, जो हमले को सीधे आतंकी गुट आईसिस से जोड़ता है। पूछताछ में मुर्तजा अब्बासी ने खुद माना कि वो हनी ट्रैप में फंसा था। उसे ट्रैप में फंसाने वाली लड़की आईसिस कैंप में थी। अब जांच एजेंसी जानना चाह रही है कि कहीं गोरखनाथ मंदिर पर हमले के पीछे आईसिस के ब्रेन वॉश तो काम नहीं किया। गोरखनाथ मंदिर के सुरक्षा कर्मियों पर हमले की जांच आगे बढ़ने के साथ हर रोज चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पहले अहमद मुर्तजा अब्बासी के आईएसआईएस कनेक्शन का खुलासा हुआ और अब इस बात का भी पता चला है कि कैसे अहमद अब्बासी दुनिया के खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस के संपर्क में आया। कैसे हनी ट्रैप के जरिए आईएसआईएस ने सीरिया से गोरखपुर के अहमद अब्बासी को आतंक वाले रास्ते पर आगे बढ़ाया। मुर्तजा के मुताबिक चैट के दौरान वो एक लड़की के संपर्क में आया जो आईएसआईएस कैंप में फंसी थी। बातों ही बातों में वो लड़की के करीब आ गया। लड़की ने भारत आकर मिलने का वादा किया। लड़की ने अपनी हालत बुरी बताई, मदद भी मांगी। लड़की के झांसे में आकर मुर्तजा ने 3 बार पैसे भी भेजे। इसी लड़की ने मुर्तजा का ऐसा ब्रेन वॉश किया कि वो आतंक की राह पर चल पड़ा। दोनों सामान लेके हम टेम्पो पे चढ़े। 450 रुपये का सामान था। टेम्पो पे चढ़े। टेम्पो से रबड़ है, सेठ को रबड़ से जो है उसने कहा कि आपको रिजर्व गोरखपुर पहुँचा देंगे। तो हमने कहा भाई ठीक है, गोरखनाथ में रुकवा देना। तो हम पुलिस है उसी पे हम कुछ अपना कर देंगे, फिर हम भी चले जाएंगे। काम तमाम हो जाएगा, हम भी ना हम रहेंगे। अभी साफ नहीं है कि मुर्तजा आईएसआईएस वाली लड़की के अलावा किन किन लोगों से बात करता था, या फिर आईएसआईएस से उसे आदेश मिलते थे या नहीं, या फिर गोरखपुर मंदिर अटैक भी कहीं आईएसआईएस के आदेश पर तो नहीं किया। गोरखनाथ मंदिर पर आतंकी मंसूबों के साथ हमला करने वाला अहमद मुर्तजा अब्बासी हनी ट्रैप का भी शिकार था। सीरिया के कैंप से एक लड़की के नाम पर भेजे गए अहमद मुर्तजा अब्बासी को मेल में 40,000 रुपए की मदद मांगी गई। 40,000 रुपए की रकम अहमद मुर्तजा अब्बासी ने एक बार नहीं 3 बार उस बताए बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की और उस लड़की से बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। बातचीत के दौरान ही अहमद मुर्तजा अब्बासी आईएसआईएस की आइडियोलॉजी के करीब पहुंच गया, या यूं कहा जाए कि आईएसआईएस के नेटवर्क में शामिल हो गया, और जिसके बाद उसने गोरखपुर में एक बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग की शुरुआत की थी। गोरखपुर मंदिर अटैक को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। मुंबई से लेकर नेपाल तक तार जुड़ रहे हैं। अब पुलिस ने आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी के दोस्त अब्दुल रहमान को पकड़ा है। रहमान को सहारनपुर से हिरासत में लिया गया। आरोप है कि हमले से पहले मुर्तजा ने अब्दुल रहमान से बात की थी। यूपी एटीएस की टीम रहमान से लगातार पूछताछ कर रही है। अब्दुल रहमान सहारनपुर में फतेहपुर मस्जिद में नमाज पढ़ाने का काम करता है। उसकी मोबाइल की दुकान भी है। गोरखपुर मंदिर अटैक की गुत्थी सुलझी नहीं और शहर में चंदा मांग रहे संदिग्ध लोगों से खलबली मची हुई है। 6 अप्रैल को सफेद कुर्ता पजामा और जालीदार टोपी पहने कई लोग चंदा मांगते दिखे। पूछने पर सभी ने बताया कि वो नेपाल से आए हैं। मेरी तरफ से सभी जो रेस्टोरेंट, होटल, ढाबे इत्यादि के मालिक हैं उनको भी पत्र गया है और हमारी एलआईयू की टीम को भी सतर्क किया गया है। सूचना संकलन किया जा रहा है। यदि इस प्रकार से बाहर से कोई संदिग्ध व्यक्ति आकर यहाँ पर निवास कर रहे हैं या भ्रमण कर रहे हैं तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी जाए और पुलिस भी अपने स्तर पर इन लोगों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। यदि इस प्रकार के कोई लोग पाए जाते हैं तो भलीभांति जांच की जाएगी और जांच के बाद जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो आगे की जाएगी।
25 दिन पहले भी नेपाल से 4 संदिग्ध लोग आए थे जो गोरखनाथ धाम और काशी विश्वनाथ मंदिर की रेकी कर रहे थे। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। उधर राजस्थान के करौली में भड़के हिंसा का हफ्ता भर बीत चुका है, लेकिन एक हफ्ते बीत जाने के बाद भी करौली अभी भी पूरी तरह से शांत नहीं है। हर रोज हिंसा की नई नई तस्वीरें सामने आ रही हैं जो तनाव को लगातार बढ़ाने का काम कर रही हैं। ना तो अभी तक करौली हिंसा की जांच पूरी हुई है और न ही करौली में भड़की आग पूरी तरह से शांत पड़ी है। हर दिन करौली हिंसा को लेकर नए वीडियो सामने आ रहे हैं जो हिंसा के बाद इलाके में भड़के ताप को और बढ़ा रहे हैं। करौली में एक दूसरे पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाने वाले दोनों पक्षों ने नया वीडियो जारी किया जिसमें 2 अप्रैल को करौली में हुई हिंसा के कई सबूत हैं। देखिए, एक वीडियो में पुलिस की मौजूदगी में पत्थरबाजी साफ नजर आ रही है। अब दूसरे पक्ष की ओर से जारी किया गया वीडियो देखिए जिसमें मस्जिद के पास लोग तलवार लहराते नजर आ रहे हैं। लगातार सामने आ रही इन तस्वीरों को लेकर सियासत गरमाई हुई है क्योंकि बीजेपी करौली हिंसा के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बता रही है। कांग्रेस की तुष्टीकरण वाली नीति को करौली हिंसा की वजह बता रही है। इलाके में जारी तनाव के बीच बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा करौली पहुंचे और हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। बीजेपी सांसद ने आरोप लगाया कि पुलिस करौली की घटना को लेकर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर रही है और केवल रैली में शामिल लोगों को ही गिरफ्तार कर रही है। देखो, यहाँ ये सही है कि भगवा रैली निकली थी और प्रशासन की अनुमति से निकली थी। रूट प्रशासन की अनुमति से तय हुआ था और जो उपद्रवी जिन्होंने उपद्रव फैलाया उन्होंने भी सीएलजी की मीटिंग में ये कहा था हम कोऑपरेट करेंगे। उन्होंने ऐसा कोऑपरेट किया कि छतों पे पत्थर रख लिए, हथियार रख लिए। आपको पता है कि पत्थर फेंके गए, अनेक घायल हो गए और दुकानों को लूट लिया गया। दुकानों को लूटने के बाद जला दिया। लूटा हुआ सामान भी इन उपद्रवियों के पास है जिनको पुलिस उन पर हाथ नहीं डालना चाहती। उधर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत पहले ही करौली की घटना को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। इस घटना को साजिश का हिस्सा बता रहे हैं। मैं सभी समुदाय के लोगों से अपील करना चाहूँगा, शांति स्थापित हो, उसके लिए सभी लोग प्रयास करें जिससे कि समाज में जब शांति होती है, सद्भावना होती है, भाईचारा होता है, वहीं पर सब कुछ होता है, विकास होता है। अगर किसी मोहल्ले में, किसी घर में या किसी एरिया में जब अशांति होगी तो सब विकास रुक जाता है। तो सभी दृष्टिकोण उचित नहीं है कि वहाँ पर तनाव रहे। ये जो घटना हुई है मैं समझता हूँ कि इसकी पूरी जांच करवाई जाएगी, कौन दोषी है देखा जाएगा। इस बीच करौली की हिंसा को देखते हुए अजमेर में भी धारा 144 लगा दी गई है। अजमेर पहुंचे कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि कुछ पार्टियां धर्म और जाति के आधार पर लोगों को बांट रही हैं, उन पर कार्रवाई जरूरी है। मैं ऐसा मानता हूं कि राजस्थान या देश का कोई हिस्सा हो जहां पर भी हिंसा होती है या कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेता है, उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि सभ्य समाज में इस प्रकार की हिंसा का कोई स्थान नहीं है। करौली में 10 अप्रैल तक कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। तनाव को देखते हुए सिर्फ लोगों को कुछ ही घंटों की छूट दी जा रही है ताकि करौली में हिंसा की आग फिर से न भड़क सके। जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। इधर यूपी में अवैध निर्माण वालों पर बाबा का बुलडोजर चल रहा है। अपराधियों, भूमाफियाओं पर लगातार बुलडोजर वाली कार्रवाई हो रही है। हालांकि अब यूपी सरकार ने अधिकारियों को साफ निर्देश देते हुए कहा कि हर किसी अपराधी की संपत्ति पर बुलडोजर ना चलाया जाए। बुलडोजर वाली कार्रवाई से पहले पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन जरूरी है। यूपी में योगी आदित्यनाथ ने दोबारा कमान संभाली तो अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर ने भी अपनी रफ्तार पकड़ी। शहर शहर में अवैध कब्जों पर वार हुआ। बुलडोजर के जरिए भूमाफियाओं पर प्रहार हुआ।
योगी बाबा का बुलडोजर जैसे जैसे आगे बढ़ा, कानून तोड़ने वालों में कार्रवाई का खौफ बढ़ा। लेकिन इस कार्रवाई के बीच कुछ शहरों से ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जहां पुलिस किसी अपराधी के घर बुलडोजर लेकर पहुंच गई। अपराधी के घर बुलडोजर वाली कार्रवाई का डर दिखाया, बुलडोजर के जरिए सरेंडर करने का दबाव बनाया। होने की नोटिस दिनांक 24 मार्च 2022 को चस्पा की जा चुकी है। आपको चेतावनी दी जाती है कि अगले 48 घंटे के अंदर अपने को माननीय न्यायालय अथवा थाने पर आत्मसमर्पण करें, अन्यथा आपके जल संपत्ति की कुर्की की जाएगी, मकान आदि के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस को यूं तो कानून की ताकत, डंडा और पिस्तौल के हथियार दिए गए हैं, लेकिन एक नया हथियार उत्तर प्रदेश पुलिस को खूब भा रहा है। यह हथियार बुलडोजर का है। उत्तर प्रदेश पुलिस लगभग हर शहर में बुलडोजर अपराधियों के घर पर खड़ा कर रही है और घर को गिरा देने की धमकी दे रही है। अब ऐसी ही कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है, जिसमें साफ कहा गया कि बुलडोजर वाले एक्शन से पहले यह तय किया जाए कि ऐसी किसी कार्रवाई की शिकायत न आए। पहले भी ये चीज स्पष्ट की जा चुकी है और दोबारा भी ये शासन की तरफ से निर्देश आए हैं कि बुलडोजर का दुरुपयोग किसी भी स्थिति में न हो और सभी न्यायिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही इस तरह की चीजें की जाए। सीएम की ओर से दिए निर्देश में कहा गया है कि बुलडोजर से अवैध संपत्तियों को ढहाने की कार्रवाई केवल पेशेवर माफियाओं और अपराधियों पर हो, किसी भी गरीब की झोपड़ी पर बुलडोजर नहीं चलेगा। साथ ही ये भी कहा गया कि ऐसी किसी भी कार्रवाई से पहले कानूनी प्रक्रियाओं का पूरी तरह से पालन किया जाए। नॉर्मली जो बुलडोजर का इस्तेमाल वैसी जगह पे किया जा सकता है जिन्होंने कोई भी सरकारी जमीन अवैध तरीके से कब्जा कर लिया है तथा इसके बारे में न्यायिक आदेश पारित हो गए। वो वहां के संबंधित एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा भी हो सकता है और सक्षम न्यायालय के द्वारा भी हो सकता है, या इसके अतिरिक्त किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी नोटिस जारी किया हो तोड़ने का, इंक्रोचमेंट हटाने का, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने ये अपना इंक्रोचमेंट नहीं हटाया है और डेवलपमेंट अथॉरिटी अगर हमसे फोर्स मांगती है तो केवल फोर्स मुहैया कराया जाता है, बुलडोजर वो अथॉरिटी अपने तरफ से ले जाती है। जिस बुलडोजर ने यूपी चुनाव में धूम मचाई, वो बुलडोजर चुनाव के बाद रफ्तार में है। यूपी के अलग अलग शहरों में बुलडोजर के कहर की तस्वीरें लगातार सामने हैं। विपक्ष इसे बदले की कार्रवाई बता रहा है, तो वहीं सरकार अपराधियों पर नकेल कसने वाला एक्शन। कोई कुछ कह दे, आपकी विचारधारा कोई सवाल उठा दे तो उसका आप पर्सनल दुश्मनी निकालेंगे, तो सरकार आप क्यों चला रहे हैं? गुंडाई करिए, गुंडाई करिए, सरकार क्यों चला रहे हैं आप? तो ये गुंडागर्दी है और संविधान का विरोध है, खुलेआम उल्लंघन है, जो बिल्कुल ही जनमानस के लिए ठीक नहीं। लेकिन अब सरकार की ओर से साफ किया गया है कि हर अपराधी की संपत्ति पर बुलडोजर चलाना सही नहीं और अगर ऐसी शिकायत मिलती है तो कार्रवाई भी की जाएगी। किसी भी तरीके का वांटेड क्रिमिनल या वैसे लोगों के विरुद्ध बुलडोजर का उपयोग करना सर्वथा गलत है और इस संबंध में सबको बार बार ये बताया जा रहा है कि अगर किसी जगह इस तरह के दुरुपयोग की शिकायत या छोटे मोटे व्यक्तियों पर ऐसे जगह पे जिसके पास कोई अल्टरनेटिव चीजें नहीं हैं और बिना समय दिए अगर दुरुपयोग किया जाएगा तो इसको काफी एडवर्सली व्यू किया जाएगा। यूपी में बुलडोजर वाली कार्रवाई से अपराधियों में खौफ है, लेकिन सरकार इस बात को लेकर सतर्क है कि इसकी आड़ में किसी गरीब को निशाना न बनाया जाए। बुलडोजर वाली कार्रवाई से पहले कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरह पालन किया जाए। लखनऊ से समर श्रीवास्तव के साथ संतोष शर्मा, आज तक। यूपी से आपको लेकर चलते हैं मुंबई। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के मुंबई स्थित घर के बाहर राज्य परिवहन कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने सरकार पर वायदों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया है। इन कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान ही सुप्रिया सुले ने उन्हें शांत करने की कोशिश की, लेकिन विरोध जारी रहा।
हालांकि बाद में किसी तरह प्रदर्शनकारी कर्मचारियों को समझाकर वहां से हटा दिया गया। पेट्रोल डीजल के बाद अब सीएनजी की महंगाई ने लोगों के लिए वाहन चलाना महंगा सौदा बना दिया है। बीते 6 दिन में सीएनजी के दाम भी करीब करीब पेट्रोल डीजल के बराबर बढ़ गए हैं। जिस तरह से सरकार ने प्राकृतिक गैस के दाम 2 गुने कर दिए हैं, उसे देखते हुए आने वाले दिनों में भी सीएनजी और पीएनजी के दाम में तेज इजाफा होने की आशंका है। काम है नहीं रोड पे बिल्कुल भी। गर्मी इतनी पड़ रही है। गैस ये मान ले 250 रुपए की एक बार में डलती है, पूरे दिन में 500 रुपए की गैस डल जाती है। पहले हम लोग मतलब 100-150 का डलवाते थे, अब मतलब 200-250 का डलवाना पड़ता है, कभी 300 की भी डलवाना पड़ता है। पहले 150 की भराते थे, अब 250 की भरवा रहे हैं। 100-150 रुपये रोज का ऐसे नुकसान जा रही है, जिससे हमारी कमाई में कोई फर्क नहीं पड़ा है। हमें कस्टमर वही दे रहा जो 3 महीना पहले दे रही थी, वही आज भी दे रहा। पेट्रोल डीजल के बाद सीएनजी की बढ़ती कीमतों ने गाड़ी चालकों को मुश्किल में डाल दिया है। गुरुवार को लगातार दूसरे दिन सीएनजी की कीमतों में इजाफा किया गया है। इस ताज़ा बढ़ोतरी के बाद सीएनजी गुरुवार को 2.5 रुपए प्रति किलो महंगी हो गई। इसके बाद बीते 6 दिनों में सीएनजी 9 रुपए से भी ज्यादा महंगी हो गई है। पिछले करीब 4 महीनों में सीएनजी की कीमत में करीब 20 रुपए प्रति किलो का इजाफा हुआ है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम से परेशान लोगों के लिए सीएनजी कुछ हद तक सस्ता विकल्प था, लेकिन अब जिस तरह से सीएनजी रेस लगा रही है, उससे लोगों में हड़कंप मच गया है। हमारे पैसा देने की राजी नहीं है और मीटर से चलना ही पड़ता है। मीटर से हम चलते हैं, लेकिन वो मेंटेन नहीं हो पाता है, बहुत सीएनजी लगता है। 200-250 का सीएनजी लग जाता है, इसमें क्या बचाएंगे। 40-45 रुपए था, 2 महीने 1.5 महीने के अंदर सीएनजी का रेट कम से कम तो 20 से 25 रुपए बढ़ गए और इतना फर्क पड़ रहा है रेट में, जो है रेट की वजह से। और दूसरा गाड़ी जो चला रहे हैं उसमें जो भी हम सवारी मिलती है रेट वही मिल रहा है और जो पैसे हैं एक्स्ट्रा नहीं मिल रहे हैं। क्या है कि काम इतना है नहीं, सवारी पैसा देना नहीं चाहती है। सीएनजी का दाम दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, क्या करे आदमी। सीएनजी की कीमतों में जारी बढ़ोतरी के जल्द थमने के आसार भी नहीं है। जिस तरह से हाल ही में सरकार ने नेचुरल गैस की कीमतों को 2 गुना कर दिया है, उसके बाद अनुमान है कि सीएनजी की कीमतों में कुल 16 रुपए प्रति किलो तक बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं घर की रसोई तक आने वाली पाइप्ड नेचुरल गैस भी 10 रुपए प्रति SCM तक महंगी हो सकती है। साफ है कि इससे लोगों के लिए घर और गाड़ी चलाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। 2 महीने के अंदर इतने ज्यादा बढ़ गए। 43 था, आज देखो कितना हो गया, 70 के आसपास हो रहा है। क्या होगा इसमें, बहुत प्रॉब्लम हो रही है घर चलाने में सर। जो हमें सैलरी मंथली में मिलता है उसी पे हमें मैनेज करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट को तो ये चीज़ सोचना चाहिए कि थोड़ा जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए सोचना चाहिए। जो बड़े लोग हैं उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कितना भी डलवा लो आप। तो मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा जो मिडिल क्लास के लोग उनके बारे में सोचना चाहिए। बच्चों की फीस नहीं भरी जा रही है साहब, मकान किराया नहीं दिया जा रहा है साहब, और 2 वक्त की रोटी नहीं निकाली जा रही, ऐसी हालत हो रही है साहब। हर 5वें रोज, तीसरे रोज, दूसरे रोज सीएनजी बढ़ती है, पेट्रोल बढ़ता है, उससे सभी लोग बहुत परेशान है सर। दरअसल फ्यूल की कीमत बढ़ने से केवल गाड़ी चलाना ही महंगा नहीं होता है, बल्कि ट्रांसपोर्ट की लागत बढ़ने से हर सामान महंगा हो जाता है। इसके असर से जरूरी दवाओं से लेकर रेस्टोरेंट में खाने तक हर सामान पर महंगाई का अटैक हो रहा है। अब मान लो हमारी सैलरी 12-13 हज़ार रुपये हो तो कैसे गुजारा चलेगा बताओ। पेट्रोल इतना महंगा कर रखा है, क्या कर सकते हैं इसमें, तो सरकारी गलती है इसमें। तो बहुत बुरा हाल है, हर चीज बढ़ गई है, पेट्रोल से सब चीजें बढ़ जाती है, पेट्रोल से बहुत असर पड़ता। फिलहाल तो रूस यूक्रेन युद्ध के असर से फ्यूल के दाम कम होने की संभावना नजर नहीं आ रही है। ऐसे में गेंद सरकार के पाले में है कि वो किस तरह से टैक्स घटाकर या किसी और फॉर्मूले से लोगों की जेब पर हो रहे इस वार को रोक पाती है। आज तक ब्यूरो। आप देखते रहिए आज तक।